नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को काफ़ी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का सेशन क्या रहेगा? आज का सेशन हमारा रहने वाला है इकोनॉमिक्स का, और इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 MCQ यहाँ डिस्कस करेंगे। इसके साथ आपको मिलेगा फुल एक्सप्लेनेशन। तो फटाफट से यहाँ सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। फटाफट से एक बार से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। किस एग्ज़ाम के लिए ये सेशन महत्वपूर्ण रहने वाला है? तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है दोस्तों। चाहे आप SSC, रेलवे, स्टेट PSC, CDS, NDA, UPSC, SI, PGT या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो फटाफट से एक बार से सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए यहाँ पर सेशन की शुरुआत कर लेते हैं ना। सेशन का पहला सवाल है, कहता है कि बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन है निर्यात बंद, आयात निर्यात बंद, आयात बंद, नियंत्रित पूंजी। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन नंबर B इज़ द करेक्ट आंसर। बंद अर्थव्यवस्था में आयात निर्यात क्या होते हैं? बंद हो जाते हैं। एक ऐसा देश जो अन्य देशों के साथ व्यापार नहीं करता है, यानी उस देश में आयात निर्यात की अनुमति नहीं होती है, ठीक है, तो ऐसे देशों को क्या कहा जाता है? बंद अर्थव्यवस्था वाला देश कहा जाता है। और वह देश जो है आत्मनिर्भर होने का दावा करता है। क्या दावा करता है? आत्मनिर्भर होने का दावा करता है, और उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करने की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर? लेकिन व्यवहार में दोस्तों कोई भी बंद अर्थव्यवस्था वाला देश नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि कुछ न कुछ तो व्यापार करने की आवश्यकता है सभी देशों को। ब्राज़ील एक ऐसा देश है दोस्तों जो बंद अर्थव्यवस्था के सबसे करीब है। क्यों? क्योंकि इसमें अन्य देशों की तुलना में कम से कम जो है माल का आयात करना पड़ता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, भारतीय योजना आयोग के द्वारा, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय द्वारा। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट आंसर। दैट इज़ भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। क्लियर? आर्थिक सर्वेक्षण क्या है? भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किस मंत्रालय द्वारा जारी होता है? वित्त मंत्रालय द्वारा जारी होता है, और प्रतिवर्ष प्रकाशित होने वाला दस्तावेज है। क्लियर? यह एक ऐसा रिपोर्ट है जिसमें सरकार द्वारा पिछले एक वर्ष में अर्थव्यवस्था की स्थिति से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। साथ ही सरकार इसमें अर्थव्यवस्था की प्रमुख चुनौतियों का अनुमान लगाती है और उनके संभावित समाधान प्रस्तुत करती है। इसे किसके मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है? इसे मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है। किस विभाग द्वारा तैयार किया जाता है? आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा, अर्थशास्त्र विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। इसे संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है? केंद्रीय बजट पेश किए जाने से पहले प्रस्तुत किया जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि भारत में पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब प्रस्तुत किया गया था? 1950-51 में प्रस्तुत किया गया था, और 1964 तक इसे केंद्रीय बजट के साथ पेश किया जाता था, लेकिन 1964 से इसे केंद्रीय बजट से अलग कर लिया गया। क्लियर? नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। हमारा तीसरा सवाल क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3। भारत में योजना अवकाश था। कब था? 1962 ईस्वी के चीन भारत युद्ध के समय, 1966 ईस्वी के सूखे के पश्चात, 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के पश्चात, 1965 ईस्वी में भारत पाकिस्तान युद्ध के पश्चात।
भारत में योजना अवकाश आपको बताना है दोस्तों कि कब लगाया गया था। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, फटाफट आंसर को करते चलेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ 25 प्रश्नों को यहाँ डिस्कस करेंगे विथ फुल एक्सप्लेनेशन, और बहुत कम समय में हम लोग यहाँ 25 प्रश्नों को करने वाले हैं। तो फटाफट से आंसर कीजिए। भारत में योजना अवकाश कब था? ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ 1966 के सूखे के पश्चात जो है योजना अवकाश रखा जाता है। क्लियर दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी, तो 1951 से 56 तक थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61 तक थी, और तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से 66 तक थी। यहाँ तक क्लियर है ना? पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56 तक, दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61 तक, और तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से 66 तक थी। क्लियर? प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसे प्राथमिकता दी गई थी? कृषि को प्राथमिकता दी गई थी, और यह किस मॉडल पर आधारित था? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि किसे प्राथमिकता दी गई थी, तो उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना में किसे प्राथमिकता दी गई थी? तो कृषि को और उद्योगों को, दोनों को प्राथमिकता दी गई थी। यहाँ तक क्लियर है ना दोस्तों? क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना अपना लक्ष्य को प्राप्त कर सका? नहीं दोस्तों, तृतीय पंचवर्षीय योजना अपना लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रही, जिसके कारण चौथी योजना जो है 3 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया, और इसके स्थान पर क्या लाया गया? योजना अवकाश लाया गया, और योजना अवकाश की अवधि कितनी थी? 1966 से 1969 तक थी। यहाँ तक क्लियर है ना दोस्तों? यदि आपसे पूछ लिया जाए कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के असफल होने का कारण क्या था, तो उस समय दोस्तों चीन युद्ध हुआ था 1962 में, पाकिस्तान से युद्ध हो गया 1965 में, और उसी समय जो है सूखे की स्थिति आ गई थी। यही कारण है कि चौथी योजना लागू ना करके यहाँ पर योजना अवकाश को लागू किया गया था, जो कि 3 साल के लिए था। क्लियर? द्वितीय पंचवर्षीय योजना बता चुका हूँ 56 से 61 तक था, और इसमें लक्ष्य था तीव्र औद्योगिकरण का। तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1961 से 66 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, भारतीय रिजर्व बैंक या विश्व बैंक? योजना आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है? ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के आकलन के आधार पर योजना आयोग जो है निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है। क्लियर दोस्तों? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, या यूँ कह लीजिए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, NSSO यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय के अधीन एक संगठन है। क्लियर? लेकिन अब इसका नाम बदल दिया गया है, और क्या कर दिया गया है? राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ संगठन की जगह क्या कर दिया गया है? कार्यालय कर दिया गया है। ठीक है, और दोस्तों यह भारत का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करने वाला सबसे बड़ा संगठन है। इसकी स्थापना कब होती है? 1950 में इसकी स्थापना होती है। इसके कितने प्रभाग हैं? इसके 4 प्रभाग हैं। कौन कौन? सर्वे डिजाइन एंड रिसर्च डिवीजन, SDRD, इसका मुख्यालय कहाँ है? कलकत्ता में है। दूसरा प्रभाग क्या है? फील्ड ऑपरेशन डिवीजन, FOD, इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली और फरीदाबाद, 2 जगहों पर है। तीसरा है डाटा प्रोसेसिंग डिवीजन, इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। चौथा कोऑर्डिनेशन एंड पब्लिकेशन डिवीजन, CPD, इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। सारी बातें क्लियर हो गई ना? चलिए देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है? भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है? आर्थिक विकास के लिए, सार्वजनिक ऋण चुकाने के लिए, भुगतान शेष का समायोजन करने के लिए, विदेशी ऋण कम करने के लिए। भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है? यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज सार्वजनिक ऋण चुकाने के लिए।
दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि घाटे की वित्त व्यवस्था या घाटे का बजट किसे कहते हैं, दोस्तों यदि किसी अवधि में व्यय राजस्व प्राप्ति से अधिक हो जाए तो इसे घाटे की वित्त व्यवस्था कहा जाता है, या घाटे का बजट कहा जाता है, या इसे हीनार्थ प्रबंधन भी कहा जाता है। दोस्तों घाटे की वित्त व्यवस्था को कितने प्रकार से पूरा किया जा सकता है? 3 प्रकार से पूरा किया जा सकता है। नए नोट छापकर, विदेशी ऋण लेकर और आंतरिक ऋण लेकर। आंतरिक ऋण लेने का मतलब क्या है? देश की जनता से ऋण लेकर। क्लियर? नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एसएससी 2010 में पूछा गया सवाल है। आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा, वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि द्वारा, बचत अनुमान में वृद्धि द्वारा, या भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार द्वारा। आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा। दोस्तों आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? प्रति व्यक्ति ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के द्वारा। क्लियर? और यह किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद को जनसंख्या से विभाजित करके प्राप्त किया जाता है। प्रति व्यक्ति आय का स्तर जितना अधिक होगा दोस्तों, आर्थिक विकास क्या होगा? उतना ही अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहता है? भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान होता है? क्या कहता है प्रश्न दोस्तों? भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान होता है? प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, या आय व्यय का घाटा। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान होता है? ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज राजकोषीय घाटे का योगदान सबसे अधिक होता है। राजकोषीय घाटा क्या है? यदि सरकार का कुल व्यय एक वित्तीय वर्ष में उसकी कुल राजस्व और गैर राजस्व प्राप्तियों से अधिक हो जाए तो यही अंतर क्या कहलाता है? एक वित्तीय वर्ष के लिए राजस्व घाटा कहलाता है। राजकोषीय घाटा इक्वल टू सरकार का कुल व्यय माइनस सरकार की कुल आय। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? उत्पादन गणना विधि, आय गणना विधि, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। उत्पादन गणना विधि का भी प्रयोग किया जाता है और आय गणना विधि का भी प्रयोग यहाँ पर राष्ट्रीय आय के लिए किया जाता है। दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? किसने लगाया था दोस्तों? दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। कब लगाया था? 1868 में लगाया था। और इन्होंने उस समय प्रति व्यक्ति आय कितना बताया था? मात्र 20 रुपया बताया था। लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय आय का अनुमान के वैज्ञानिक आंकड़े देने वाले व्यक्ति कौन थे? प्रोफेसर BK राव थे। क्लियर? स्वतंत्र भारत में 1949 में PC महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। ये फैक्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है और परीक्षा में पूछा जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब होती है? 1951 में होती है। या किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। क्लियर? वर्तमान समय में भी यह संस्था राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़े प्रस्तुत करती है। दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 29 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन PC महालनोबिस का जन्म हुआ था। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और अध्ययन करके नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए।
भारतीय रिजर्व बैंक एक शीर्ष बैंक है। यह मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करती है। यह व्यापारिक घरानों को ऋण प्रदान करती है। यह नाबार्ड के कार्यों का निरीक्षण करती है। यहाँ पर कूट दिया हुआ है दोस्तों, कूट की सहारा से आपको आंसर देना है, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा? कथन एक है यह शीर्ष बैंक है, तो ये सही है, पहला कथन सही है। दूसरा, यह मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है, ये कथन भी यहाँ पर आपका सही है, ठीक है। यह व्यापारिक घरानों को ऋण प्रदान करता है, ये कथन यहाँ पर गलत है, ठीक है। यह नाबार्ड के कार्यों का निरीक्षण करता है, ये कथन भी यहाँ पर सही लगता है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1, 2, 4, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को होती है। क्लियर? किस अधिनियम के द्वारा होती है? भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के द्वारा होती है। इसका राष्ट्रीयकरण कब होता है? 1 जनवरी 1949 को होता है। दोस्तों, एक पुस्तक है द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ऑरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। इसके लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। और इसी पुस्तक में तैयार की गई रणनीतियों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती है। किस आयोग की सिफारिश पर? यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। और दोस्तों याद रखिएगा, यंग हिल्टन आयोग को ही रॉयल आयोग के नाम से भी जाना जाता है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर थे। लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे। वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं, जो कि 25वें गवर्नर बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10, गिल्ट एंड बाजार किससे संबंधित है? गिल्ट एंड बाजार किससे संबंधित है? यूपीपीएससी 1993 का सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। गिल्ट एंड बाजार किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित है। गिल्ट एज बाजार का संबंध किससे है? कम जोखिम वाली प्रतिभूतियों से है, और इसमें सरकारी प्रतिभूतियों को भी शामिल किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का क्या किया जाता है? क्रय विक्रय किया जाता है। गिल्ट एज का क्या अर्थ होता है? सर्वोत्तम या उत्कृष्ट। इसका अर्थ क्या होता है? सर्वोत्तम या उत्कृष्ट। इसे उत्कृष्ट किस लिए कहा जाता है? क्योंकि इसमें क्रय विक्रय किए जाने वाले सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्य क्या रहता है? स्थिर रहता है। क्लियर? और अन्य प्रतिभूतियों के समान इसमें अस्थिरता नहीं होती है। यही कारण है कि बैंक और अन्य संस्थाएं इन प्रतिभूतियों के लिए विशेष आकर्षण रखती है। सारी बातें क्लियर हो गई ना? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है किसके द्वारा? थोक मूल्य सूचकांक द्वारा, शहरी गैर कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा, कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज थोक मूल्य सूचकांक द्वारा। दोस्तों, मुद्रास्फीति किसे कहा जाता है? जब किसी अर्थव्यवस्था में समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में बढ़ोतरी हो जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? मुद्रास्फीति कहा जाता है। जब मूल्य बढ़ते हैं तो क्रय शक्ति क्या हो जाती है? घट जाती है। दोस्तों, मान लिया जाए कि कोई वस्तु 200 रुपये की है और आपके पास 200 रुपये हैं। क्लियर? यदि वस्तु का मूल्य बढ़कर 300 रुपया हो जाता है, ठीक है, तो क्या आप इस वस्तु को खरीद पाएंगे? नहीं खरीद पाएंगे। ठीक है, यानी क्रय शक्ति आपकी क्या होगी? घट गई, और मूल्य में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। ठीक है, तो जब क्रय शक्ति घट जाती है तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? मुद्रास्फीति कहा जाता है। या यदि मूल्य बढ़ जाए तो भी क्या कहा जाता है? मुद्रास्फीति कहा जाता है। सामान्यतः जो देश अधिक गति से मुद्रा छापते हैं वहाँ पर क्या होता है? महंगाई अधिक होती है। ठीक है, जाहिर सी बात है दोस्तों कि किसी के पास अगर पैसा आएगा ज़्यादा तो ज़्यादा क्रय करेगा, तो महंगाई तो बढ़ेगी ही। ठीक है, जो जितनी तेज़ी से मुद्रा छापते हैं वहाँ उसी तेज़ी से महंगाई भी बढ़ती है। क्लियर? नेक्स्ट वन।
क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम कृषि गणना कब की गई थी? प्रथम कृषि गणना कब की गई थी? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। 1970 में की गई थी। कृषि जनगणना कितने वर्ष पर की जाती है? प्रत्येक 5 वर्ष पर की जाती है। किस विभाग के द्वारा यह की जाती है? कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के द्वारा की जाती है। अंतिम कृषि जनगणना यदि आपसे पूछ ले कब हुई थी? 2015-16 में हुई थी, जो कि 10वीं कृषि जनगणना थी। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 11वीं कृषि जनगणना कब शुरू किया गया? 28 जुलाई 2022 को शुरू किया गया। वो दिन कौन सा था? बृहस्पतिवार। कृषि जनगणना का शुभारंभ किसने किया था? तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर अमर्त्य सेन निम्न आर्थिक विकास के मार्गों में से किसके पक्ष में है? मुद्रा अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, कल्याण अर्थशास्त्र या निर्बाध अर्थशास्त्र? डॉक्टर अमर्त्य सेन, आपको यहाँ पर आंसर करना है किस अर्थशास्त्र के पक्ष में थे? ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ कल्याण अर्थशास्त्र के पक्ष में थे। दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि नोबेल पुरस्कार पहली बार कब दिए गए थे? 1901 में दिए गए थे। और किसके नाम पर यह शुरू किया गया था? अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू किया गया था। किसके नाम पर शुरू किया गया था? अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू किया गया था। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने ही डायनामाइट का आविष्कार किया था। यहाँ तक क्लियर है ना? चलिए, नोबेल पुरस्कार यदि आपसे पूछ लिया जाए कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। किस किस क्षेत्र में दिया जाता है? भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। क्लियर? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार यदि आपसे पूछ लिया जाए कब से दिया जा रहा है? 1969 से दिया जा रहा है। लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी? 1968 में हुई थी। दोस्तों, 5 नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम में दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है? स्टॉकहोम में दिया जाता है। लेकिन शांति का नोबेल पुरस्कार यदि आपसे पूछ ले कहाँ दिया जाता है? तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। सारी बातें क्लियर हो गई ना? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। किस प्रकार के उर्वरकों की पूर्ति के लिए भारत पूर्णतः आयातों पर निर्भर है? किस प्रकार के उर्वरकों की पूर्ति के लिए भारत जो है पूर्णतः आयातों पर निर्भर है? ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। पोटैशिक उर्वरकों की पूर्ति के लिए भारत जो है पूर्णतः आयातों पर निर्भर होता है। उर्वरक क्या है? उर्वरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो पौधों की वृद्धि के लिए क्या करते हैं? पोषक तत्वों की आपूर्ति करते हैं। और भारत जो है उर्वरकों के आयात पर काफ़ी निर्भर है। भारत में यूरिया सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद किसका इस्तेमाल किया जाता है? DAP का इस्तेमाल किया जाता है। यूरिया में नाइट्रोजन 46% और DAP में नाइट्रोजन कितना होता है? 18%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत कौन है? भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत कौन है? ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट वन, कुआं और नलकूप। नहर से यदि आपसे पूछ लिया जाए कितना सिंचाई होता है? 40%, कुएं 37.8%, तालाब 14.5%, अन्य में 7.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। क्या कहता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कहाँ स्थित है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, नई दिल्ली में स्थित है। कृषि लागत और मूल्य आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? भारत सरकार की कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना कब होती है? जनवरी 1965 में इसकी स्थापना होती है। वर्तमान में इसमें एक अध्यक्ष होते हैं, एक सदस्य सचिव होते हैं, एक आधिकारिक सदस्य होते हैं और 2 सदस्य गैर आधिकारिक होते हैं। गैर आधिकारिक सदस्यों में कौन होते हैं? कृषि समुदाय के प्रतिनिधि होते हैं। कृषि एवं मूल्य आयोग का कार्य क्या है? न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करना इसका प्रमुख कार्य है। वर्तमान में कितने फसलों पर MSP जारी किया जाता है? 23 फसलों पर MSP जारी किया जाता है। इसमें 7 अनाज होते हैं। कौन कौन? धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी और जौ। 5 दालों में चना, अरहर, मूंग, उड़द और मसूर। 7 तिलहन भी इसमें शामिल है, मूंगफली,
रेस्पीड सरसों, सोयाबीन, समुद्री घास, सूरजमुखी, कुसुम और नीगरसीड 4 वाणिज्यिक फसलें खोपरा, गन्ना, कपास और कच्ची जूट आते हैं। क्लियर। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 17, हरियाली कार्यक्रम का संबंध किससे है? ग्रामीण पर्यावरण संरक्षण से, पशु हेतु हरे चारे की व्यवस्था से, जल संचयन प्रबंधन कार्यक्रम के समर्थन से, ग्रामीण आपूर्ति श्रृंखला हेतु निजी प्रयास से। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज जल संचयन प्रबंधन कार्यक्रम के समर्थन से। हरियाली कार्यक्रम किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। कब शुरू किया गया था? 1 अप्रैल 2003 को शुरू किया गया था। किस कार्यक्रम के तहत इसकी शुरुआत हुई थी? एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम के तहत इसकी शुरुआत हुई थी। इसके अंतर्गत विभिन्न स्रोतों से प्राप्त पानी को क्या किया जाता है? रोका जाता है और हरियाली बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना और इंदिरा आवास योजना। उपरोक्त योजनाओं का निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू होती है दोस्तों? 1999 में शुरू होती है। कब शुरू होती है? 1999 में शुरू होती है। क्लियर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू होती है? 2000 में होती है। संपूर्ण ग्रामीण स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब होती है? 2001 में होती है। और इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कब होती है? 1989 में होती है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 4, 1, 2, 3। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1 अप्रैल 1999 को। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 25 सितंबर 2001 को। और इंदिरा आवास योजना इन सभी से पहले 1985 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सा स्रोत ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत नहीं है? कौन सा स्रोत ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत नहीं है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज बायोगैस। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? हाइड्रोकार्बन, जिसमें मीथेन मुख्य रूप से आता है। यह ज्वलनशील है और इसे जलाने पर क्या होता है? हमें ऊर्जा मिलती है। बायोगैस का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? जैव रासायनिक प्रक्रिया द्वारा होता है। इसके अंतर्गत बैक्टीरिया जैविक कचरे को क्या करते हैं? बायोगैस में बदल देते हैं। चूँकि इस गैस का उत्पादन जैविक प्रक्रिया द्वारा होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? जैविक गैस भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहते हैं? राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? खानों के नवीकरण हेतु, उद्योगों के आधुनिकीकरण हेतु, लघु इकाइयों की स्थापना हेतु, उद्योगों के आधुनिकीकरण के पश्चात विस्थापित श्रमिक के पुनर्स्थापन हेतु। राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज उद्योगों के आधुनिकीकरण के पश्चात विस्थापित श्रमिकों के पुनर्स्थापना हेतु राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना कब होती है? 1992 में होती है। और इसका प्रमुख उद्देश्य आधुनिकीकरण के पश्चात विस्थापित हुए श्रमिकों को पुनः स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस देश को लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात करता है? लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात भारत किसको करता है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज जापान को करता है। लौह अयस्क कैसा खनिज है? वे खनिज है जिससे धात्विक लौह का निष्कर्षण किया जाता है। इसमें आमतौर पर क्या होता है? लौह ऑक्साइड होता है। इनका रंग कैसा होता है? गहरे धूसर रंग का, चमकीला, गहरा बैंगनी और लाल होता है। ठीक है। लौह अयस्क में मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, ग्वेथाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22, प्रथम राष्ट्रीय खनिज निधि की घोषणा कब की गई थी? प्रथम राष्ट्रीय खनिज निधि की घोषणा कब की गई थी? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय खनिज निधि की घोषणा मार्च 1993 में होती है।
किसके अनुसरण में इसकी शुरुआत होती है? जुलाई 1991 में भारत सरकार द्वारा राजकोषीय, औद्योगिक और व्यापार शासन में शुरू किए गए सुधारों के अनुसरण में इसकी शुरुआत होती है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि खान ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? नागपुर में है। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? नागपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। वह पतन जिसे देश का पहला कॉरपोरेट पतन होने का दर्जा प्रदान हुआ है वह कौन सा पतन है? मुंबई पतन, पारादीप पतन, तूतीकोरिन पतन, एन्नौर पतन। वह पतन जिसे देश का पहला कॉरपोरेट पतन का दर्जा प्रदान किया गया है वो पतन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, पारादीप पतन। पारादीप पतन किस राज्य में है? ओडिशा में है। इसकी स्थापना कब होती है? 12 मार्च 1966 को इसकी स्थापना होती है। बंगाल की खाड़ी और महानदी के मिलन स्थल पर इसकी स्थापना होती है पारादीप बंदरगाह की। क्वेश्चन नंबर 24। कोंकण रेल मार्ग किसे नहीं जोड़ता है? बेलगाम को, मड़गांव को, रत्नागिरी को, उडुपी को। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ बेलगाम जो है कोंकण रेलवे मार्ग में नहीं आता है। कोंकण रेलवे भारतीय रेलवे की एक आनुषंगिक कंपनी है और यह कोंकण के तटीय क्षेत्रों के लिए रेलों का परिचालन करती है। इसकी स्थापना कब होती है? 26 जनवरी 1998 को इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय की बात कर लेते हैं। मुख्यालय कहाँ होता है? मुंबई। इसकी कुल लंबाई की बात कर लेते हैं। 760 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई होती है। और इसकी स्थापना किसकी निगरानी में होती है? रेलवे बोर्ड और केंद्रीय रेल मंत्री की निगरानी में इसकी स्थापना की गई थी। महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक राज्यों से होकर यह गुजरती है। इस सेशन का अंतिम प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। कोसी बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ मालाबार तट पर स्थित है। आइए हम भारत के प्रमुख बंदरगाहों को देखते हैं। तो पूर्वी छोर पर स्थित बंदरगाह कौन है? सबसे ऊपर कोलकाता, हल्दिया, पारादीप जो कि उड़ीसा में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, एन्नौर, चेन्नई और तूतीकोरन तमिलनाडु में है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ देखने को मिलेगा? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आपको पोर्ट ब्लेयर देखने को मिलेगा। पश्चिमी तट की बात कर लेते हैं तो गुजरात में कांडला, महाराष्ट्र में मुंबई और नहावा शेवा, मार्मागोवा, न्यू मंगलोर कर्नाटक में और कोचीन केरल में। दोस्तों इकोनॉमिक्स का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो को बनाने में दोस्तों काफ़ी मेहनत किया जा रहा है। तो रिक्वेस्ट है एक बार फिर से कि यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में साइंस के प्रश्नों के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।